बेहतर हो रही है? गाइस, एनीवन कैन स्पीक? हो रही है शो। ओके। जी हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है वेब सिक्योरिटी फंडामेंटल। अपने वेब को हम अपनी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर हम कोई वेब डिजाइन करते हैं, हम उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उन पर कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, हम उन अटैक से कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लैब भी परफॉर्म करेंगे। हम एक वल्नरेबल वेबसाइट और वेब जूस शॉप पे डिस्कशन करेंगे, लैब करेंगे और वहां पे अटैक्स परफॉर्म करके देखेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, और ब्रूट फोर्सिंग, ये सब हम परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन आप लोग के सारे सॉफ्टवेयर जो कि आप ब्राउजर पर ओपन करते हैं उन्हें वेब एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम की एक एप्लीकेशन है, आप लोग उसकी एक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, तो आप मोबाइल में ओपन करते हो, लेकिन आप उस इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते हो ब्राउजर के थ्रू भी। तो इंस्टाग्राम की वेब एप्लीकेशन होगी गूगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फूड डिलीवरी की वेबसाइट होती है, जैसे कि फूड पांडा है। हाँ, हम फूड पांडा की एप्लीकेशन होती है, आप उसको वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। वहां पे वेबसाइट पे वहां पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? फ्लॉस, कोई वीकनेस, मतलब हम जब उसका कोड करते हैं हम उसमें कोई वीकनेस छोड़ देते हैं, डेवलपर से कोई ऐसी वीकनेस छूट जाती है जिसकी वजह से उस पर अटैक हो सकता है। तो वो हम सारे अटैक्स पढ़ेंगे आज। तो वेबसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक डेटाबेस होता है। फ्रंट एंड जो हमें नजर आ रहा होता है, जैसे कि हमें अपनी स्क्रीन की, जो इस टाइम आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये एक फ्रंट एंड पे हुआ हुआ है जिसपे सारा यूजर इंटरफेस होता है, जिसका यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है। बैक एंड होता है जो सर्वर साइड पे, जिस हम मैंने अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, मैंने फ्रंट एंड से एक्सेस की, मैंने फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट लिख के भेज दी है, उसका नाम लिख दिया instagram.com। अब वो रिक्वेस्ट सर्वर पर गई है, बैकएंड पे गई है। बैकएंड पे अगर बैकएंड पे सर्वर अप होगा तो हमें हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा। बैकएंड पे हमारा सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, सारी डिटेल्स हो रही होती हैं स्टोर डेटा। उसके बाद डेटाबेस होता है जो कि बैकएंड से अटैच होता है। डेटाबेस किस डेटाबेस होता है जो कि बैकएंड के साथ अटैच होता है और जो सारा डेटा स्टोर कर रहा होता है। जब हम लॉगिन करते हैं किसी भी साइट के साथ, किसी भी साइट पे, तो हमारी जो यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारा डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। और अब डेटाबेस में स्टोर होते वक्त भी कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कुछ वेबसाइट्स उसे इंक्रिप्शन करके, हमने इंक्रिप्शन को बड़े डिटेल में, क्रिप्टोग्राफी को पढ़ा, इंक्रिप्शन के थ्रू स्टोर कर रही होती हैं। कुछ वेबसाइट वैसे स्टोर कर देती हैं प्लेन टेक्स्ट में, तो वो एक वल्नरेबिलिटी होती है, वहां से भी डेटा एक्सेस करना ईजी हो जाता है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट में फ्लॉ की वजह से वो वाला डाटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है। सबसे पहले वेब सिक्योरिटी क्या है? वेब सिक्योरिटी हमने हमारी वेबसाइट्स हैं जिनपे हम डाटा, जिनपे हम काम करते हैं, लोगों को चीजें दिखाते हैं। अगर फूड डिलीवरी की वेबसाइट है तो और लोगों को दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या है, ये सब वेब, तो हमने वो सब दिखाना होता है। अपना काम लोगों को दिखाने के लिए हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि लोग इजीली एक्सेस कर सकें। आजकल वैसे भी डिजिटल दौर आ रहा है, हर चीज वेब के थ्रू हो रही है। ऑनलाइन लर्निंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग की बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं। ठीक है। तो वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर जो डाटा है उस सबको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है, ऑनलाइन सर्विसेज, ताकि हम तक इसलिए पहुंच सके। अब हमने अपना डाटा प्रिवेंट करना है। अब ये सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जब वेब पे अटैक स्टार्ट हुए 2014 में, याहू पे कि वेब जो उस पर अटैक हुआ और सारा डेटा लीक हो गया मिलियन यूजर का। अब उस डेटा में क्या था? लोगों के फोन नंबर थे, उनके सीएनआई थे, उनके पासवर्ड्स थे, उनकी ईमेल्स थी। वो गया एक एक ऐप, ब्राउजर की वेबसाइट, एक वेबसाइट का डाटा गया। इसका मतलब बहुत से लोग ये करते हैं कि वो एक वेबसाइट पर जिस ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहे हैं, उनके बहुत सारे अकाउंट्स उसी पासवर्ड पे एक साथ होते हैं। ईमेल तो हम लगा लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे सेम, लेकिन जब पासवर्ड की बारी आती है तो पासवर्ड भी लोग कुछ इस तरह के होते हैं कि बस डिफरेंट वेबसाइट पे सेम पासवर्ड लगा देते हैं। ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है। तो हमें डिफरेंट वेबसाइट पे हम डिफरेंट पासवर्ड यूज करने चाहिए, सेम पासवर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर एक वेबसाइट का डाटा लीक होता है ना, तो बहुत सारी हमारे सारे अकाउंट्स हैक होने का खतरा होता है। इसलिए वेब सिक्योरिटी जरूरी है। अब वेबसाइट काम कैसे करती है? हमने देखा कि वेब क्या होती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेबसाइट क्या उसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। अब देखते हैं कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। वेबसाइट हम एक यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। मैंने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, सबसे पहले मैं गूगल पे गई हूँ, गूगल भी एक वेबसाइट है। मैं गूगल पे गई हूँ,
वहां पे जाके मैंने instagram.com लिखा है, वो इंस्टाग्राम के सर्वर के पास जाएगा, वो देखेगा कि सर्वर के पास उसका रिस्पॉन्स, फिर सर्वर से हमें रिस्पॉन्स आएगा। पहले क्लाइंट क्लाइंट हमें वो यूआरएल टाइप करेगा, वो ब्राउजर पे कुछ टाइप करेगा, और फिर रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, सर्वर उसे रिसीव करेगा, जैसे कि बैकएंड का सर्वर मैंने अभी डिस्कस किया है जो सारा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, सर्वर से रिसीव करेगा। और वेब पेज एचटीएमएल वेब पेज, एचटीएमएल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक वेब पेज क्या है, किन किन चीजों से बन के मिलकर बनता है, और वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और हम रिजल्ट देखेंगे, वो एक वेब पेज की सूरत में होगा, ठीक है। और इस तरह वेबसाइट काम करती है, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये देखें, ये मैंने एक छोटी सी इसमें डाली है, तो उसने अपने ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, एचटीटीपीएस। ज्यादातर ये सिक्योर है कि आप एचटीटीपीएस वेबसाइट यूज करें, तो उसमें इसमें डाटा इंक्रिप्शन के थ्रू जाता है। अगर डाटा लीक होने का हमने क्रिप्टोग्राफी में भी पढ़ा, मुझे लगता है पहले लेक्चर में भी हम लोग ही कहते हैं कि एचटीटीपीएस इज मोर सिक्योर देन एचटीटीपी। और एचटीटीपीएस की पोर्ट नंबर 443 होती है। वेब सर्वर के पास गया, अब हमें रिस्पॉन्स में जो डाटा मिलता है, ये सारा इस तरह वेबसाइट काम कर रही होती है। अब बेसिक वेब टेक्नोलॉजीज हैं, वेबसाइट किन किन चीजों से बनती है। एचटीएमएल से, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल मतलब जो उसके पीछे कोड लिखा होता है, जो पैराग्राफ, जो मैं ये जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये जो आपको मेरा यहाँ स्क्रीन नजर आ रही होगी, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब ना एचटीएमएल के थ्रू बनता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमारी बॉडी की हड्डियां ही पकड़ लो, समझ लो ऐसे कि आप लोगों को वो एचटीएमएल के थ्रू बनता है। अब सीएसएस क्या होता है, हमने उसको कोई कलर देना होता है, कोई डिजाइन देना होता है, कोई लेआउट देना होता है, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को आप एक स्ट्रक्चर बना दिए, समझ लो घर का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ईंटें लगाई हैं, ठीक है, घर बन गया, वो भी तो घर होता है ना, ठीक है, घर बन गया। लेकिन जब तक आप उसको कलर नहीं करोगे, उस पर अच्छी अच्छी टाइल्स नहीं लगाओगे, अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स नहीं लगाओगे, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेगा, लोग कैसे अट्रैक्ट कराएंगे उस वेबसाइट पर। तो हम सीएसएस करने के लिए यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी मतलब फंक्शनैलिटी के लिए, ताकि वो काम करे। अगर ताकि हमारी वेबसाइट, हमने कोई बटन क्लिक किया है, वो फंक्शन परफॉर्म करे। हमने ऐड मतलब उसमें कोई चीज ऐड करनी है, हमारी एक वेबसाइट है, हमने उसमें कुछ ऐड करना है, मतलब जैसे कि फूड पांडा की वेबसाइट है, हमने इसमें चेकआउट करना है, तो बटन दबाएं और वो चेकआउट हो जाए, पीछे सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाए। सारे फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब फॉर्म्स होते हैं जो कि यूजर से लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म होते हैं। अब सर्वर साइड जो बैकएंड पे यूज हो रही है, वो डिफरेंट, जो बैकएंड होता है ना, फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनता है, लेकिन जो बैकएंड होता है नोड जेएस, पाइथन, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है, उनसे मिलकर बनता है। अब फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिख दिए, अब सर्वर पे गए, वो उसने आंसर चेक किया और हमें रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। वेब ब्राउजर जो हमें डिस्प्ले करते हैं वेबसाइट, वेबसाइट हमने बना ली है, लेकिन उसको डिस्प्ले करना भी तो जरूरी है, हमें वेबसाइट बनाई इसलिए बनाई लोगों को दिखाने के लिए, तो इसलिए वेब ब्राउजर होते हैं। अब हमारे पास वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो ये वेब ब्राउजर्स हैं। वेब सर्वर्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है, डेटाबेसेस होती हैं जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, बड़ी बड़ी डेटाबेसेस होती हैं, हर वेबसाइट की से एक डेटाबेस लिंक होती है। डेटाबेस की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे डाटा एक्सेस करने के लिए, उनमें डाटा सेंड करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू डेटाबेस के साथ डील होते हैं। आप लोग को हमें कभी मौका मिला तो हम आपको डेटाबेस के लिए रेलिवेंट कुछ पढ़ाएंगे। उसमें एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, मोंगोडीबी यूज होती है, पोस्टर एसक्यूएल यूज होती है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है, हम देखो, मैंने अगर कोई वेबसाइट ओपन किया, मैंने लैपटॉप में उसको ओपन किया, वो बिल्कुल सही नजर आ गया, लेकिन जब मैंने उसको मोबाइल में ओपन किया, तो उसका इंटरफेस खराब हो गया, मतलब वो जैसे लैपटॉप में नजर आ रही थी ना, मतलब वो स्क्रीन के साथ नहीं मैनेज हो रही, जिस तरह स्क्रीन हो रही है उस तरह नहीं हो रही, तो उसको रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसका मतलब डिजाइन। अब ये देखिए, वो डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब वो जिस एप्लीकेशन, मतलब कोई भी अगर कोई सिस्टम है उसके मुताबिक जाए, उसके साइज के मुताबिक जाए, खुद को कर ले। मेक वेबसाइट वर्क ऑन ऑल स्क्रीन साइज, वो पीसी पे पीसी की तरह दिखे, मोबाइल पे मोबाइल की तरह दिखे, आईफोन है उसमें उसके साइज के मुताबिक दिखे, और इस तरह वो इस डिजाइन को कहते हैं रिस्पॉन्सिव। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ये वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट के साथ, सिक्योर एचटीटीपीएस सिक्योर वेबसाइट को शो करता है, उसमें डाटा इंक्रिप्शन के साथ जाता है, जबकि एचटीटीपी में प्लेन टेक्स्ट में डाटा जाता है। आगे हम कुछ कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉमन अटैक्स हैं जो वेबसाइट पे होते हैं, और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि हम एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। बेसिक इंजेक्शन, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इंजेक्शन।
अब ये वाला अटैक होता है वेबसाइट पे। अब ये अटैक क्या है, इसमें हम ना एसक्यूएल की कोई क्यूरी डालते हैं, मतलब मैंने लॉगिन किया है, हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है, उस पर लॉगिन किया है। तो मैंने उसमें उसके साथ कोई कोई छोटी सी मिलिशियस कोड डाल दिया ताकि मैं डेटाबेस को एक्सेस कर सकूं। when an attacker send malicious input to trick the server, ठीक है, उसने सर्वर को बेवकूफ बनाने के लिए उसने कोई malicious input भेज दी है अपनी क्यूरी के साथ, ठीक है, लॉगिन फॉर्म है जिसमें ऐसा एसक्यूएल इंजेक्शन, हमें एसक्यूएल इंजेक्शन में सैनिटाइज एसक्यूएल इंजेक्शन होती कैसे, जब वेबसाइट में इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं होती। सैनिटाइजेशन मतलब कि हम अगर कोई भी हमारे पास वो आया है, हमारे पास इनपुट आई है, ठीक है, उसको वैलिडेट नहीं किया, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो रिमूव नहीं की। सैनिटाइजेशन का मतलब, इनपुट सैनिटाइजेशन का मतलब हमने उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, सिंगल कॉमा या डबल कॉमा, ग्रेटर साइन, बिगर साइन, ये वाले साइन ये रिमूव नहीं किए। ये अगर सैनिटाइजेशन का मतलब है इनको साफ कर देना, इनको निकाल देना अपनी, हमारे पास जो इनपुट आई है, इनको ये सैनिटाइजेशन होगी ना, इनपुट की सैनिटाइजेशन होगी तो कोई इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर वेबसाइट में सैनिटाइजेशन नहीं होगी, वेब सैनिटाइजेशन और नहीं लगाई होगी, तो एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाएगी और इससे अटैक हो जाएगा उसका डेटाबेस का सर्वर। अब देखो हमने क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स का हमारे पास सिलेक्ट सारे करने हैं, सिलेक्ट एस्टेरिक, एस्टेरिक का साइन है, सिलेक्ट एस्टेरिक, एस्टेरिक का साइन है, फ्रॉम यूजर, यूजर के टेबल में से सब सिलेक्ट करो, वेयर यूजर नेम इज एडमिन। अब सब यूजर सिलेक्ट करने हैं यूजर के टेबल में से जहां से यूजर नेम एडमिन है, एंड पासवर्ड, पासवर्ड उसको नहीं पता था, यूजर नेम उसने सिर्फ ट्रिक खुद लिख दिया और पासवर्ड उसने नहीं पता था, तो उसने एक साथ एक malicious कोड डाल दिया, और 1 = 1, 1 = 1, जैसे कि और हमें पता है और 1 = 1 ट्रू होता है, ट्रू होता है हमेशा, तो पासवर्ड ट्रू हो जाएगा तो वेबसाइट, उसने वेबसाइट नहीं, अगर उसने सैनिटाइज करती वो इनपुट को, तो वो और 1 = 1 को रिमूव कर देती। उसका रिमूव नहीं किया होगा तो वो हमें सारे यूजर्स, हमें जिनका यूजर नेम एडमिन है उनकी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। हैकर लॉगिन विदाउट नोइंग द पासवर्ड, उसको पासवर्ड नहीं पता था, वो लॉगिन हो जाएगा और उसको सारी एक्सेस मिल जाएगी। अब हम इसको एसक्यूएल इंजेक्शन को आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओ डब्ल्यू ओ वास की जो वेबसाइट है उसने एक जूस शॉप वेबसाइट बनाई है जो कि रिसर्चर की हेल्प के लिए, ताकि वो टेस्टिंग करें इन सब कमांड्स को, इन सब वल्नरेबिलिटीज को। तो हम अब लैब की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे। अब्दुल रहीम, जी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन नेक्स्ट। चलिए हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। मॉस, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? रिफर से आप रिफर से हो, कौन सी प्रोग्राम से हो? कंप्यूटर साइंस। जी, कंप्यूटर साइंस कौन सा सेमेस्टर है? एक ओके, थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है सबको? हो रही है। Okay.
गाइस जूस शॉप का कोड आप लोगों को गिटहब से मिलेगा। आपने सबसे पहले वास्ट जूस शॉप गिटहब सर्च करना है, फिर आपने वहां से गिटहब से इसका कोड का लिंक कॉपी करना है, जैसे कि हो रहा है। ये टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनी है ताकि रिसर्चर्स अब टेस्टिंग कर सके, अपनी रिसर्च को मजीद स्ट्रॉन्ग बना सके। और ये वल्नरेबल है, हमारे लिए बनी है। हम अब लीगल काम करेंगे तो वल्नरेबल वेबसाइट्स पे ही अटैक करेंगे। हम अनलीगल काम करते हुए अपनी रिफा की हम दूसरी वेबसाइट पर अटैक नहीं करेंगे, तो वो सिक्योर है। पहले तो हमने गिट क्लोन लिख के इसको कॉपी करना है अपने टर्मिनल में। पहले हमने गिट क्लोन मतलब गिट की वो जो हमने कॉपी किया है कोड, उसको हमने क्लोन का मतलब कॉपी करना है अपने टर्मिनल में, मतलब अपने लैपटॉप में से डाउनलोड कर देना है। ये स्टूडेंट भी साथ साथ करते रहे ताकि ये भी साथ साथ लैब करें। अगर आप लोग भी परफॉर्म करो साथ साथ। मोहम्मद अहमद चैट इनेबल है जी? जवाब आपने हैंड रेज किया है। ये गिटहब के ऊपर ना दो शो हो रहे थे क्लोन, एक HTTPS का है और दूसरा गिटहब CLI। तो हमने गिटहब CLI कॉपी क्यों नहीं किया? जानते भी मेरे साथ कौन-कौन स्प्रे देगा इस बंदे कौन सा को? कह रहे हो आप? हम ये वाली वेबसाइट दोबारा को करें करके दिखाओ कौन सा कॉपी। यार, हाँ ये जो जाओ टॉप पे जरा। वेबसाइट। ठीक है, क्लिक करो ना। ये एक ही शो हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये गिटहब CLI पे भी क्लिक करोगे ना, दूसरा शो होगा। हमने ये तो वाला आप कॉपी क्यों नहीं किया? यार आप ये भी कर सकते हो, ये इसकी रेपो है ना। ओके सर।
अच्छा ये बहुत स्लो है, फिर से कर लेते हैं। ये आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं पड़ी हुई क्या? हाँ इसमें है। हाँ तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अहमद, मैंने आपसे पूछा था चैट इनेबल है? चैट इनेबल है। ओके। गाइस, हमने इसको क्लोन करने के बाद इसको डॉकर के थ्रू रन किया था, और रन करने के बाद हम आके लोकल होस्ट पे, अपने लोकल होस्ट पे और पोर्ट पे 3000 पोर्ट पे इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, अच्छा ऐसी इनपुट फील्ड में ये हमने स्क्रिप्ट डालनी है कि जहाँ पे एच टी एम एल की फॉर्म में हमें जो है ना आउटपुट हो, तो वो जो यहाँ पे सर्च बार था वही है ऐसा, तो वहां पे हमने ये स्क्रिप्ट डाली है, तो ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होगी। अब्दुल रहीम, ये आपने एक्सेस परफॉर्म किया है? हाँ जी, ये क्रॉस साइट ऐसे गाइस, स्क्रिप्टिंग। एक्सेस में ही होता है कि मैंने आप लोगों को एसक्यूएल पढ़ाई थी, हमने एक्सेस पढ़नी है अभी, बट उसका प्रैक्टिकल वर्क हमने देख लिया। एक्सेस में हम ऐसा कोई इनपुट फील्ड में कोई ऐसा मैसेज डालते हैं कि वो वेबसाइट जब लोड होती है तो उसके साथ लोड हो जाता है, और वैसे पॉपअप हमें अपेयर हो जाता है। जैसे कि इन्होंने एक स्क्रिप्ट डाली थी जिसमें लिखा था एक्सेस एस, तो जब वो वेबसाइट लोड हुई तो वो साथ में पॉपअप स्टार्ट हो गया एक्सेस एस का। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।
हमने उस वेबसाइट पे कोई जावास्क्रिप्ट की अच्छी वेबसाइट स्क्रिप्ट डाली जो कि लोड हो गई और जिससे हमें वेबसाइट की एक्सेस हो गई, हम वेबसाइट का डाटा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन वाली करवानी है पहले? एसक्यूएल इंजेक्शन वाली अभी करानी थी, एक्सेस पे आना। राहिम भाई, वो जो आप ओल्ड पुराने वाला जो आपने लिंक कॉपी किया था वो क्लोन हो गया मेरे पास। जी जी। यार वो HTTPS वेब यूआरएल से ही लॉग करते हैं ज्यादातर वो, यानी कि CLI से करने की जरूरत नहीं थी वैसे, वो हो नहीं जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपकी मशीन पे जो टाइम लग रहा था ना 20% कंप्लीट हुआ था, मेरा अच्छा हो गया अच्छा। कंप्लीट। अगर हाँ वो हाँ। मेरा नेट इंटरनेट का इशू है, नेट स्लो है इसलिए। कोई इशू नहीं है, वो यही हम्म, कर रहा था मेरी इस मशीन में हुआ हुआ है इशू। अच्छा। तो वो जो मुझे ना उसके उसके उस पॉइंट के बाद से जो चीज करनी है ना वो जरा दोबारा से दफा कर दो, फिर मैं अच्छा साथ अच्छा, साथ प्रैक्टिस कर लूंगा उसकी। ये जो वेब एप्लीकेशन आपको शो हो रही है ना, उसके बाद जो हम्म। डॉकर की कमांड्स और रन की थी ना, वो कमांड्स दिखा दें और वो शेयर भी कर दें आप उनके साथ ग्रुप में। ये कमांड्स, ये दो कमांड ये आपको वहां पे गिटहब पे ही नजर आ जाएंगी, ये देखो। ये डॉकर कंटेनर, यहाँ पे और भी मेथड है लेकिन डॉकर, एक सेकंड ये। रहीम, इसके लिए डॉकर की इंस्टॉलेशन भी चाहिए होगी ना? इन लोगों के पास डॉकर इंस्टॉल नहीं होगा। हाँ डॉकर भी ये इंस्टॉल कर लेंगे, डॉकर लिखें और फिर हाँ, इससे एंटर पहले करें। आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आपके पीसी में डॉकर यहाँ इंस्टॉल हो। ये उसका भी लिंक दिया हुआ है उन्होंने, इंस्टॉल डॉकर। उसका भी लिंक है। उसके बाद बस ये दो कमांड है, ठीक है? आपकी कॉपी इससे कर रन हो जाता है। बाद और में ग्रुप में। ये आपकी सिस्टम की पोर्ट 3000 पे रन होगी, ये वाली जो वेब एप्लीकेशन है ना, ये आपने याद रखना है। आप चाहे लोकल होस्ट लिख के आगे कोलन डाल के 3000 लिख दें, या ये आईपी लिख दें टू बैक, या फिर आप अपने सिस्टम का जो आईपी है ना, जो काली लिनक्स का जो आईपी है, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये 0.0.0.0 के साथ बाइंड होती है, ये जो वास्प की वेब एप्लीकेशन है ना, ये खाली इसके साथ नहीं, लूप बैक आईपी के साथ नहीं बाइंड होती, ये 0.0.0.0 के साथ बाइंड होती है। इसलिए अगर आप अभी इसको अपने सिस्टम के आईपी से भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये हो जाएगी। एक सेकंड में करके देखता हूँ। ये देखो। अब इसका ये फायदा है कि आपके नेटवर्क में अगर कोई और पर्सन है और उसको आपका पता है ना आईपी आपके सिस्टम का, तो आपके नेटवर्क में कोई और बंदा भी अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस कर सकता है आपके आपका आईपी यूज करके, ठीक है? मतलब कि उसके पीसी में इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी और वो आपका आईपी यूज करके उसको एक्सेस कर लेगा। जी। क्या मैं ये सेम आईपी यूज करके वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ? यार आप मेरे नेटवर्क में तो नहीं हो ना इस टाइम। हाँ ये अगर चीज ना आप उसके अंदर वो हाँ नहीं कर सकता, आईपी का फर्क आ जाएगा। हाँ, अगर आप मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट होगे तो फिर आप कर सकते अदरवाइज नहीं। हो। अच्छा, यहाँ पे एक चैलेंज है, लॉगिन विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजर अकाउंट। इसमें हमने एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करनी है, तो हम लॉगिन पेज पे यूआरएल यहाँ से हम लॉगिन पेज पे जाएंगे।
ये वही क्यूरी है जो आपको अभी समरान ने बताई थी। इससे हम एक्सेस करने की कोशिश करें। ये हो गया एक्सेस, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे एक दफा देख लेते हैं अकाउंट। ये एडमिन का अकाउंट, इस टाइम जो हमारा अकाउंट है वो एडमिन। अगर वेबसाइट के कोड में सैनिटाइजेशन होती तो वो जो हमने और इज इक्वल टू और वो अंडरस्कोर लगाया ना, वो रिमूव हो जाते तो हमारी क्यूरी रन नहीं करती। यहाँ पे वो वाली सैनिटाइजेशन नहीं थी, इसलिए हमारी क्यूरी रन कर गई, हमने एडमिन की एक्सेस ले ली। इनको चाहिए था कि ये जो इनपुट्स है उनको सैनिटाइज करते, कि जो यूजर नेम की फील्ड है वहां पे स्पेशल कैरेक्टर और इस तरह जो हमने डाले हैं ना, क्यूरी डाली जो हमने, वो अलाउ ना, सिर्फ अल्फाबेट्स अलाउ हो, सिर्फ वहां पे अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो फिर वो क्यूरी रन ना होती। और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी लगी होनी चाहिए थी, तो उससे भी जो वो उसने डिटेक्ट कर लेना था कोई भी अटैक पैटर्न। आप स्लाइड से अब नेक्स्ट बता दो। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? गाइस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हो रही है। ओके, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके देख ली, और अब्दुल हकीम ने आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी परफॉर्म करा के दिखा दी। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता है कि आपने किसी भी इनपुट फील्ड में कोई भी सर्च बार है या कोई इनपुट फील्ड है, कोई सबमिट के लिए कोई सर्च बार बनाई उन्होंने, फीडबैक की कोई सर्च बार है, कमेंट के लिए कोई जगह खाली की, वहां पे कोई आपने ऐसी मलिशियस जावास्क्रिप्ट की क्यूरी ऐड कर दी है, कोई कोड ऐड कर दिया जो कि रन हो सकता है जब वेबसाइट लोड हो, तो वो रन जब होता है और उसका पॉपअप आपको शो होता है ऊपर, जैसे कि अलर्ट एक्सेस अलर्ट की जावास्क्रिप्ट जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा, अलर्ट और एक्सेस दरमियान में लिखे तो वो पॉपअप शो होता है ऊपर विंडो पे कि ये क्यूरी रन हुई है। तो जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो, आप लोग ये काम कर रहे होते हो, तो ये चीजें आपको पता होती हैं। तो अगर वेबसाइट में अगर आप एडमिन हो, आप बना रहे हो, वेब डेवलपर हो, आपकी वेबसाइट है, तो आप तो ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर बाहर का बंदा आपकी वेबसाइट एक्सेस करे वो ये काम नहीं कर सकता, उसको इस चीज की परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वेबसाइट में अभी ये हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई फ्लॉज है, हमने इसमें लिमिटेशन नहीं लगाई हुई, चेक्स नहीं लगाए हुए। हमने जब कोई इनपुट फील्ड लेनी है, कोई भी इनपुट डालनी है, उसमें चेक्स डालने हैं ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट तक एक्सेस ना कर सके। एक पॉपअप अपेयर हुआ, ठीक है, हमने इनपुट वैलिडेशन करनी है, जैसे हमने अब अगर हमारे पास हाँ ईमेल की वैलिडेशन, उसमें हमने रेजिक्स लगाने हैं। रेजिक्स क्या होते हैं, हमने देखना है कि अंदर जो उसने यूजर ईमेल डाली है उसमें @ है, डॉट है, तो हमने वो सब चेक करना है। अब यूएसपी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट्स करने होते हैं, कुछ फ्लैग्स होते हैं। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमने उनमें कुछ फ्लैग्स लगाने होते हैं, जैसे कि यूज HTTP ओनली, जो जावास्क्रिप्ट को क्यूरी रन करने के लिए ऑथराइज ही नहीं करती, और बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। हम जो कि हम वेबसाइट जब बना रहे होते हैं ना, तब हमने वहां पे लगाने होते हैं, वहां पे चेक्स लगाने होते हैं, Node.js में, एक्सप्रेस में, उसके बैकएंड पे ये चीजें हमने ये सब चीजें ये चीजें लगानी होती हैं, उसके कोड में डालनी होती हैं। जैसे कि हम लोग आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी, जहाँ पे हमने एज की लिमिटेशन कभी एज लगा लेते थे, एज 18 होगी तो उसको ये करने की परमिशन होगी, नहीं होगी तो ये करने की परमिशन होगी। इस तरह जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे चेक्स लगाने होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशन लगानी होती है। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि कोई भी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट, आपके सेशन या पासवर्ड आपका ब्रीच कर ले। पासवर्ड कैसे ब्रीच हो सकते हैं, तो जब आपने कोई डिफॉल्ट पासवर्ड रखा है, तो कोई भी वीक पासवर्ड रखा है,
तो वो आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा। जैसे कि कोई भी याहू का जैसे कि अटैक मैंने पीछे पढ़ाया, याहू की वेबसाइट पे अटैक हुआ, बहुत सारे पासवर्ड लीक हुआ, आपने जो वहां पासवर्ड रखा हुआ था आपने दोबारा किसी वेबसाइट पे वही पासवर्ड लग दिया, तो आपने वो वाला पासवर्ड आया, अटैकर ने वहां से पासवर्ड उठाया, आपकी वेबसाइट पे लगा दिया, आपकी वेबसाइट की उसको एक्सेस मिल गई, तो ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन थी कि आपने वही पासवर्ड यूज किया। आजकल ये होता है कि हम लोग हम लोग वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना मैं लास्ट सेमेस्टर में, तो मैं जब वेबसाइट बनाती थी और मैं उनके पासवर्ड डालती थी, तो मैं उनमें ना वीक पासवर्ड डालती थी, क्योंकि मैं तो अभी काम कर रही थी, चेक कर रही थी, तो वो ऊपर ना खुद ब खुद जब मैं वेबसाइट ब्राउजर पर रन होती थी ना, तो ऊपर खुद ब खुद पॉपअप आ जाता था कि आपका पासवर्ड ब्रीच हो चुका है, इसको काइंडली चेंज करें। तो आजकल ब्राउजर्स आपको पॉपअप दे देते हैं, आपने वीक पासवर्ड नहीं यूज करना होता। अब वो जो लीक पासवर्ड होते हैं वो यूज करते हैं लोग, तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में वो चीजें आ जाती हैं। आपने उससे बचना, अगर कोई किसी को आपको पासवर्ड पता भी चल गया, ठीक है, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आप पहले पासवर्ड लगाते हो, ठीक है, पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन देते हो कि आप हो, फिर आप उसके बाद कोई अपना फेस लॉकअप देते हो, या आपको कोई ईमेल आती है, ओटीपी वगैरह कोड वगैरह देते हो, या आपका कोई बट यू हैव जो आपके पास है, हमारे पास ना 3 स्टेप्स होते हैं, मुझे अभी याद नहीं है, बट यू हैव, बट यू वांट, और कुछ इस तरह के 3 स्टेप्स हैं, मुझे अभी याद नहीं है, मेरे माइंड में आएंगे तो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। आप में से किसी को याद हो तो कोई बता सकते हैं। अच्छा, सिक्योर कुकीज, सिक्योर कुकीज एक फाइल होती है जो कि आपके ब्राउजर का डेटा स्टोर कर रही होती है, वो भी आपकी वेबसाइट में स्टोर हो रही होती है, तो वो आपका डेटा स्टोर करती है, हमने वो भी सिक्योर रखनी है, उसके लिए भी फ्लैग्स यूज होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए। अब लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, कोई आपकी किसी ने, हमारे मोबाइल में भी ये होता है कि हमारे मोबाइल में कोई 4 से 5 दफा पासवर्ड लगाया ना, उसके बाद वो सेकंड्स आ जाते हैं, कितने सेकंड्स के बाद आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हमें ये होना चाहिए हमारे वेबसाइट में कि अगर कोई लॉगिन अटेम्प्ट, मतलब कोई लॉगिन 40 से 50 दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे कम 10 से 20 मिनट बाद उससे फेल हो गया है, तो उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसको एक्सेस नहीं दी जाए। 10 से 20 दफा ब्लॉक तो वही होगा ना जिसका अपना अकाउंट नहीं है, नहीं तो कोई फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेगा। अब CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होती है कि आप यू के साथ कोई हैकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपके साथ ट्रिक चलता है कि वो किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आपके ऑथराइज्ड वेबसाइट का डाटा लीक कर देता है। आपने जैसे कि एक वेब एप्लीकेशन खोली हुई है, बैंक की वेब एप्लीकेशन, उस टाइम आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं जो कि बैड वेबसाइट होती है, जिसमें एक ना मिलीशियस कोड इंजेक्ट हुआ होता है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको इमेज सोर्स बताया हुआ है, ये सारा HTTP आपका बैंक.com जो भी आप लिखोगे, और ये आगे क्यूरी लिखी हुई है, हैकर अमाउंट 10,000, तो ये जब आप वहां पे वेबसाइट पे होगा कि ये कोई इमेज लोड हो रही है, लेकिन जब ये वाली क्यूरी लोड होगी, तो ये आपकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेजेगी बैंकों के, सेंड कर दो 1,000 रुपीज हैकर को। तो आपने इससे प्रिवेंट, ये सब मतलब आपके इलीगल काम करवाना, आपसे पासवर्ड चेंज कराना, आपसे मनी सेंड करवाना है इलीगल तरीके से, जो कि आपको पता भी ना हो कि आपसे ये हो रहा है, तो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है। तो आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, हमने कोई लॉगिन फॉर्म होता है, उसके लिए टोकन होते हैं, CSRF टोकन। जब आप किसी भी बैंक को पैसे सेंड करती है, तो वो आपको एक CSRF टोकन देता है, ताकि मैच किया जाए कि ये रियल यूजर है, ये कोई फेक बंदा तो नहीं है जो मनी सेंड कर रहा है। तो आप लोगों ने CSRF टोकन यूज करना है और कंफर्म करना है कोई भी एक्शन देने से पहले, जैसे कि हम जैसकैश ऐप यूज करते हैं, हमने पे करने से पहले वो कहते हैं कंफर्म पेमेंट, तो हमें इस तरह की अपनी वेबसाइट्स में इस तरह के चेक्स लगाने हैं कि कंफर्म करो, ऐसे नहीं कंफर्म करने अगर आप पेमेंट कर दो और आपको हो ही ना, तो वो आपसे ऐसे काम कराए, आपसे ऐसे पासवर्ड चेंज कराए, आपकी वेबसाइट के वीक पासवर्ड कराए, तो ये ट्रिक होती है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब ये अपनी ट्रिक के थ्रू आपसे कोई ऐसा काम करवाए जो डोंट वांट, जो आप नहीं चाहते, या आपका माइंड ना हो वो करने का, आपसे हो जाए, बाद में आप कहेंगे तो मैंने किया ही नहीं, वो आपकी छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाए आपके लिए, तो होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसके बाद सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि कोई ऐसी सेटिंग्स जो आपने ना की हो, जब हम वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें कोई चेक्स वगैरह ना लगाए हो, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन, कोई गलतियां छोड़ दी हो, जैसे कि हम कहीं जगह डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर लेते हैं, वीक पासवर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे कि रिफा का पासवर्ड है, मल्लिम का पासवर्ड है मूडल मूडल 123 मूडल 123। स्टेप आईडीज तो स्टूडेंट की सबके साथ शेयर होती हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात की थी जब मेरा पहला लेक्चर था।
Moodle 1 to 3 अब ये एक डिफॉल्ट पासवर्ड है, सब स्टूडेंट्स ये यूज करेंगे तो हम एक दूसरे के अकाउंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमें हमेशा अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना चाहिए। तो और वीक पासवर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वीक पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू गेन करना, उसको आपकी वेबसाइट पर एक्सेस करना ईजी होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करोगे, अच्छा मैंने ब्रूट फोर्स का वर्ड यूज किया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो वीक पासवर्ड होता है, जैसे आपने नेम, अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम समरा है तो मैंने समरा लिख दिया, अब मेरे पासवर्ड को उसको कुछ घंटे लगेंगे, मेरे नेम को या कुछ मिनट्स लगेंगे उसको एक्सेस करना कि ये इसके अकाउंट का पासवर्ड है। लेकिन अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स और 1 2 3 एक पूरी फ्रेज बना के, इन सबको मिक्स करके पूरी फ्रेज बना के लिखोगे ना, जो कि अंडरस्टैंडेबल ही ना हो, तो उसको कई साल लग सकते हैं, कई सदियां लग सकती हैं आपके पासवर्ड को एक्सेस करते हुए। तो आप लोगों ने डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड्स नहीं रखने। एरर मैसेज शो हो रहे होते हैं आपकी वेबसाइट में, अक्सर एरर मैसेज आप लोग शो देते हो, डिटेल एरर मैसेज होते हैं, जो कि root@localhost यहाँ पे लिखा है। अब वो root@localhost शो कर रहा है कि इसका जो यूजर नेम था ना वो रूट है, तो यूजर नेम आपके हैकर को पता चल गया। तो तो यूजर नेम इस तरह के आप लोगों ने डिटेल, अगर आप लोगों ने शो भी करने अपनी वेबसाइट में एरर मैसेज, तो आप उसको किसी और कंटेंट में मतलब हाइड करके इस तरह शो करो, इस तरह डिटेल में शो ना करो। हार्डन सर्विस का मतलब मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप लोगों ने कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास, तो आपने उसको अपडेट करना है। पुराने वेरिएंट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि उनमें वल्नरेबिलिटीज होती है, उनमें फ्लॉज पाए जाते हैं, तभी उनका अपडेटेड सॉफ्टवेयर वेरिएंट आता है। तो आप लोगों ने आउटडेटेड नहीं रखना है। अब उसके बाद डिसेबल अनयूज फीचर, तो हमारे पीसी में जितनी भी ऐसी एप्स पड़ी हैं, ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जो कि हमने यूज नहीं की, तो उन्हें डिलीट कर दें। वो भी हमारे लिए वायरस के थ्रू वो भी हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल में आता है कि हमने इनपुट को सैनिटाइज करना है, मतलब कि उसको अगर हमने जब उसको रन करना है, मतलब हमारे पास कोई इनपुट आई है, यूजर ने अपना यूजर नेम डाला है, तो उसमें से हमने स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमास, ग्रेटर का साइन, ग्रेटर देन, बिगर देन और डॉलर, ये सारे साइन आप लोगों ने रिमूव करते हैं, क्योंकि मलिशियस कोड्स में, पेलोड्स में ये साइन होते हैं। पेलोड्स क्या होती है? मलिशियस कोड को ही पेलोड कहते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए बनाई जाती है, आपको सेंड की जाती है। अब वैलिडेट करना है आउटपुट। डोंट ट्रस्ट यूजर डाटा। जो यूजर का डाटा है, जो यूजर ने भेजा है, उसको वैलिडेट करना है कि यह क्या ये वही चीज है, मैच करना है उसको। जैसे कि टोकन्स, अब देखो उसी बैंक ने भेजा टोकन एक पर्सन को, अब जो उसकी रिक्वेस्ट आ रही है पर्सन की बैंक के पास कि इतनी मनी सेंड कर दो उस बंदे को, तो वो मैच करेगा कि इसके पास जो टोकन है वो हम ये वाला है जो हमने दिया हुआ है, मैच करेगा। अगर वो उसको दोनों मैच नहीं करेंगे तो वो तो वैलिडेशन नहीं होगी, तो वो रिक्वेस्ट कभी भी उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। हमें HTTPS यूज करना चाहिए सिक्योर इंक्रिप्शन करने के लिए अपने डाटा की, और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए हमेशा। अच्छा, मैंने पीछे एक ब्रूट फोर्स का वर्ड इस्तेमाल किया। ब्रूट फोर्स का मतलब हमने पॉसिबल अटेम्प्ट्स करनी है। मैंने एक वेबसाइट का पासवर्ड एक्सेस करना है, तो वेबसाइट का पासवर्ड एक्सेस करते हुए हमने पॉसिबल अटेम्प्ट करनी है कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबल अटेम्प्ट हो सके हम उसका पासवर्ड निकाल लें, एक ट्राई करके। तो हम आपको ब्रूट फोर्सिंग यहाँ पर फॉर्म करके दिखाएंगे, ब्रूट फोर्सिंग क्या चीज है। अब्दुल रहीम स्टार्ट करें। हाँ चलो। मैंने स्क्रीनशॉट करा। अच्छा, ये सब था। हम वेबसाइट बनाते हुए हमारे से क्या फ्लोज रह जाते हैं, उनको कैसे कवर्स कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे अभी भी याद आया, जैसे कि अब्दुल रहीम ने फायरवॉल यूज होती है ब्लॉक करने के लिए। मुझे लगता है मैंने पहले किसी सेशन में फायरवॉल का वर्ड यूज किया हुआ है। फायरवॉल का मतलब आपने एडमिट करना है, आपने ब्लैक लिस्ट करना है किनको और किनको एडमिट करना है। अब यहाँ पे हमने पहले एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म की थी, अब इसी चीज को हम एडमिन के ही पासवर्ड को हम ब्रूट फोर्स के थ्रू जो है ना इसका पासवर्ड फाइंड करेंगे। पॉसिबल अटेम्प्ट लगाएंगे। ऐसा हाइड्रा का एक टूल है, वो ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज होता है। हमारे पास बहुत सी वर्ड लिस्ट होती हैं। वर्ड लिस्ट मतलब जिसमें हमारी पॉसिबल अटेम्प्ट्स, मतलब हमने ये भी लगा के देखना है, ये वाला जो है हमने ये भी लगा के देखना है, तो वो उसका कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जिसमें डिफरेंट पासवर्ड्स पड़े होते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन को वर्ड लिस्ट बनी होती है। हम उन वर्ड लिस्ट के थ्रू ब्रूट फोर्सिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट के थ्रू ब्रूट फोर्सिंग करेंगे। अब तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। हाँ ये मैं कर दूंगा, एक से।
आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। मैंने आप लोगों को पढ़ाई है एसक्यूएल, एक्सएसएस, मतलब बेसिक्स मैंने पढ़ा दी हैं। आप लोगों ने मोर वेब की वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं वो एक्सप्लोर करनी है, और आप लोगों ने उसको उनको फिक्स कैसे कर सकते हैं, उनसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब उनकी एक असाइनमेंट करनी है आप लोगों ने। तकरीबन 6 से 7 वल्नरेबिलिटीज आप लोगों ने ढूंढनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। वो मैं आपको बता रही थी ना कि अनीक ने शेयर कर दिया है कि आप लोगों ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 3 चीजें आती हैं, बट यू हैव, जो आपके पास है, मतलब कि आपका सीएनआईसी कार्ड हो गया, आपका सीएनआईसी कार्ड हो गया, या कोई भी आपका पासवर्ड, कोई भी आपका, बट यू नो आपको क्या आता है, आपका पासवर्ड, ठीक है। हु आर यू, मतलब हु आर यू, मतलब कि आपकी फेस स्कैनिंग वगैरह, ये सब उसमें आइरिस स्कैनिंग वगैरह, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह, बट यू हैव हु आर यू और हु, बट यू नो, ये सब चीजें उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आती है। मतलब इनमें से 2 या 2 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आता है। ये भी चीज थी, ये मेरी स्लाइड में मिस थी, आप लोग नोट कर लें, और इसके बारे में भी आप लोग ट्राई करिएगा कि सर्च करके आप अपनी असाइनमेंट में लिखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग आप पर बर्डन तो नहीं डाल रहे रोज असाइनमेंट देकर? अगर आप लोग बर्डनाइज फील करते हो ना, तो यू कैन कमेंट अस, आप लोग हमें फीडबैक देख सकते हो, ताकि हम अप्रूव करें, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, ये यूआरएल में उसका यूआरएल डाला है। हमने 3 वेरिएबल में एक में तो यूआरएल दिया है, एक में वर्ड लिस्ट दी है। वर्ड लिस्ट मैंने अच्छा, असल में जूम कर दें ना, एक तो नहीं, छोटी इसको थोड़ा सा जूम कर लें, स्टूडेंट्स का क्या पेयर हो इसलिए। नजर आ रहा है। हाँ, आप नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अच्छा आप लोगों को इसका नजर आ रहा है? और ओके, चलिए अब दुनिया अच्छा में कैरी ऑन करें। अच्छा इसका पासवर्ड जो है ना वो rocu.txt से भी मिल जाएगा। ये मैंने उसी से ही एक छोटी वर्ड लिस्ट बनाई है ताकि जरा जल्दी क्रैक हो जाए, उसी में से यानी कि rocu.txt एक बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, उस पे 1000+ पासवर्ड पड़े हैं। मैं आप लोगों को पहले बताई था वर्ड लिस्ट के बारे में, तो ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज होती है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसमें से एक्सट्रैक्ट करके कुछ पासवर्ड तो हमने न्यू वर्ड लिस्ट बनाई है, उसके थ्रू हम यूज करेंगे। हमने यूजर नेम दे दिया है, अब उसने यूजर नेम से मैच करते हुए पासवर्ड ढूंढना है उस वर्ड लिस्ट से। अच्छा वैसे तो हाइड्रा और काफी टूल्स हैं जो ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो एचटीटीपी फॉर्म के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे लॉगिन फॉर्म जो है वो एचटीटीपी फॉर्म की पोस्ट फॉर्म, जो एचटीटीपी पोस्ट फॉर्म की फॉर्म है ना, आपसे क्रीडेंशियल जो है वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये जो इनकी वेब एप्लीकेशन है ना, वास्प की, इसका जो ये लॉगिन पेज है, एक सेकंड, ये लॉगिन पेज ये आपसे जेसन बॉडी की फॉर्म में क्रीडेंशियल एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो जो टूल है वो यहाँ पर नहीं करेगा। तो इसलिए हमें स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ी है, और हमने जेसन बॉडी की फॉर्म में जो है ना क्रीडेंशियल पास करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें हमने ये लूप लगाया है, जिसमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, जब हर पासवर्ड को जब हम इसमें ट्राई करेंगे इस लूप में, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट जो हम पोस्ट करेंगे, जब हम ये यूआरएल और ये जेसन डाटा जो हमें ईमेल वर्ड लिस्ट से लेके, तो अब रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स ये आएगा, अगर गलत हुआ तो ये आएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो अब हमने आगे कंडीशन लगा दी है कि अगर रिस्पॉन्स जो आता है वो ये नहीं होता, यानी कि इनवैलिड ईमेल और या पासवर्ड, ईमेल या पासवर्ड में से कुछ भी इनवैलिड, ये वाला एरर अगर रिस्पॉन्स में नहीं आता, तो फिर आपने फाउंड लिख के जो भी यूजर नेम और जो पासवर्ड आपका उस टाइम ट्राई किया होगा ना, वो आपने प्रिंट कर देना। बस ये इतनी सी स्क्रिप्ट है, इसको रन करते हैं।
हाइड्रा के थ्रू आप लोग दूसरे वल्नरेबल एप्लीकेशन हैं जैसे कि testfire.php है और DVW है, आप लोग उनको ट्राई कर सकते हो। आप लोग उनको ट्राई करके भी असाइनमेंट में दे सकते हो। आई विल अप्रिशिएट यू। ये देखो ये पासवर्ड नहीं फाउंड, एडमिन 123 ये पासवर्ड है इसका। जो हमने यूआरएल दिया था ना स्क्रिप्ट में वो ये वाला इसका यूआरएल था, जो हमारा लॉगिन का लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे ये लॉगिन, ठीक है। अच्छा ये तो लॉगिन बहुत जल्दी हो गया के टूल के। अगर हम हाइड्रा के थ्रू करते और हमारे पास rocu.txt होती तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। हमें याद है हमने वाईफाई हैकिंग की थी क्लास में, तब हमें पासवर्ड फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ये तो कुछ सेकंड्स लगे हैं ना। क्योंकि हमारी ये मैं आपको ना ये दिखाता हूँ। मैंने छोटी सी वर्ड लिस्ट बनाई थी ना जिसमें मैंने पासवर्ड सही वाला पासवर्ड खुद ही यहाँ पर रख दिया था, तो इसलिए ये जल्दी फाइंड हो गया। लेकिन जब हमें पासवर्ड नहीं पता तो हमने rocu.txt वर्ड लिस्ट यूज करनी थी जहाँ पे लाखों पासवर्ड है। तो वहां पे जब मैंने ये ट्राई किया था तो ये काफी नीचे जाके मिला था, काफी देर बाद जाके मिलता है, तो बहुत टाइम लगता है वहाँ। जरूरी नहीं है कि आपको यानी कि ऐसे स्टार्ट में ही मिल जाए, कोई लिस्ट उस वर्ड लिस्ट की एंड पे भी पड़ा हो सकता है पासवर्ड, तो आपको वेट करना पड़ता है, या हो सकता है कि ना हो उसमें पासवर्ड। ये वीक पासवर्ड था इसलिए ये तो rocu.txt में भी होना था, हर वर्ड लिस्ट में ही होना था। एडमिन 123 कौन रखता है। अच्छा सेम अटैक हम एक और यूजर के लिए, यहाँ पे एक और चैलेंज है। यहाँ पे एक वैसे चैलेंज था एडमिनिस्ट्रेशन, आपने जो है ना उसको एक्सेस करना है एडमिनिस्ट्रेशन पेज। तो वो जब हम एज अ एडमिन जब लॉगिन हो गया तो अब शायद हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाकी यूजर भी शो हो रहे हैं। अब हमारे पास बाकी यूजर्स की सिर्फ ईमेल्स हैं, तो हम इनमें से किसी और यूजर पे भी ब्रूट फोर्स लगा के उस यूजर के अकाउंट में भी लॉगिन का ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे ये यूजर है जिम, इसकी हमारे पास ईमेल यहाँ से हमें पता लग गई, तो हम इस पे भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसका पासवर्ड नहीं पता ना, तो हम लोग यूज से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा आप लोगों के लिए एक टास्क ये भी है कि आप लोगों ने इसमें से कोई ईमेल फाइंड करनी है किसी यूजर की और आप लोगों ने खुद उसका पासवर्ड निकाल के लाना है।
आई विल आस्क इन द नेक्स्ट सेशन ये काम किसने किया है। यहाँ पे यूजर नेम वाली फील्ड में हमारे पास दूसरे यूजर की ईमेल है। पहले एडमिन का हमने ट्राई किया तो अब हमने जिम का ट्राई करना है। इसका जो था ये वर्ड लिस्ट की लोकेशन मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अलग अलग जगह पे रखी हुई है। ये सिर्फ लोकेशन है जहाँ पे वर्ड लिस्ट पड़ी हुई है। ये इसका पासवर्ड है, ये NCC-1701। ठीक है, ये उसने ईमेल दे दी है। जैसे हमने स्क्रिप्ट में लिखा था कि अगर मैच हो जाए तो आपने पहले ईमेल देनी है और फिर उसका पासवर्ड प्रिंट करना है। तो ये उसने कर दिया। तो हम ये ट्राई करके देखते हैं। कि जैसे जैसे आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों का, मेरा तो ऑलरेडी ये चैलेंजेस हुए हैं, जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ऊपर बार आएगा ग्रीन कलर का कि आपका वो चैलेंज सॉल्व होता जाएगा। ये भी एक चैलेंज था कि आपने इस यूजर का आपने पासवर्ड फाइंड करना था यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो ये जब आप लोग करेंगे तो आप लोग का चैलेंज हो जाएगा। ठीक है। ये इसका भी हो गया लोगों। यहाँ से देख लो, देख दो। ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत कम है वैसे क्लास में आज। मेरी आवाज आ रही है? जी जी यार। स्टूडेंट्स यार बहुत कम है, नहीं इतने ही आते हैं। लास्ट टाइम इस टाइम पे जब हमने सेशन रखा था प्रीवियस था, उसमें 7 से 8 स्टूडेंट्स थे। 4 तो हम ही हो गए। नेक्स्ट रिपोर्ट तो सेशन में होने चाहिए, वो है स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आराम आराम से बैठ के वो देखते होंगे। चले एंड करें फिर। हाँ चलिए एंड करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। और हम नेक्स्ट सेक्शन में नेटवर्क स्कैनिंग पे काम करेंगे कि हम किसी नेटवर्क को कैसे स्कैन करते हैं, किसी पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी पोर्ट्स सारी कैसे एक्सेस करते हैं, उनकी स्टेटस कैसे पता चलते हैं, उन पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड मैप का टूल यूज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।